हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बात सुने और हमारे साथ सम्मान से पेश आए। लेकिन इसके लिए केवल अच्छी पर्सनैलिटी या इंप्रेसिव बातें काफी नहीं होती। अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोगों को समझने से पहले उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने, हमारी फीलिंग्स समझे और हमारे तरीके से सोचे। इसी वजह से छोटी सी डिसएग्रीमेंट भी आर्ग्यूमेंट बन जाती है और एक सामान्य बातचीत रिलेशनशिप में टेंशन पैदा कर देती है। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इसी ह्यूमन बिहेवियर को समझने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। लेकिन लोगों को जीतना यह किसी मैनिपुलेशन या चालाकी का नाम नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति बनना जिसके साथ लोग नेचुरली जुड़ना चाहें, जिसकी बात सुने और जिसके साथ उन्हें सम्मान महसूस हो। कार्नेगी का सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि हर इंसान अपने जीवन में महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। जब आप इस बेसिक ह्यूमन नीड को समझते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन बदलने लगती है। आप केवल अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले को सुनना शुरू करते हैं। आप क्रिटिसिज्म करने से पहले उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि किसी व्यक्ति की एक्शंस के पीछे उसकी जरूरत, इच्छा या भावना क्या हो सकती है। ये अप्रोच केवल फ्रेंडशिप्स में काम नहीं करती। इसका असर फैमिली, वर्कप्लेस, बिजनेस और लगभग हर ह्यूमन इंटरैक्शन में दिखाई दे सकता है। सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति को लगातार बताते रहें कि वो गलत है, तो क्या वह आपकी बात खुले मन से सुनेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप पहले उसे सम्मान दें, उसकी बात समझें और फिर अपना पर्सपेक्टिव रखें, तो कॉन्वर्सेशन का परिणाम पूरी तरह अलग हो सकता है। इसी तरह जेन्युइन अप्रिशिएशन और फेक फ्लैटरी में भी बहुत बड़ा अंतर है। लोगों को खुश करने के लिए झूठी तारीफ करना कार्नेगी की टीचिंग नहीं है। असली बात है, जहां किसी व्यक्ति में जेन्युइनली अच्छी क्वालिटी दिखाई दे, उसे ईमानदारी से एक्नॉलेज करना। इस किताब की खासियत यह है कि इसके प्रिंसिपल्स बहुत बड़े थ्योरीज नहीं हैं। ये छोटी छोटी चीजों पर आधारित है। किसी की बात ध्यान से सुनना, उसका नाम याद रखना, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म से बचना, अपनी गलती स्वीकार करना और दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझना। लेकिन इन छोटी आदतों का कंबाइंड इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि लोगों के साथ बेहतर रिलेशनशिप कैसे बनाएं, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को कैसे हैंडल करें, आर्ग्यूमेंट्स को कैसे अवॉइड करें, अपनी बात बिना फोर्स किए कैसे इन्फ्लुएंस करें और लीडरशिप में लोगों को मोटिवेट कैसे करें। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक सवाल बार बार सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो क्या आपने कभी सच में उनकी बात सुनने की कोशिश की है? क्योंकि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की शुरुआत शायद उन्हें बदलने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने से होती है। चैप्टर 1, लोगों की सबसे बड़ी जरूरत समझो। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है। वो महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत नोटिस हो, हमारी बात सुनी जाए और हमारी प्रेजेंस की वैल्यू हो। डेल कार्नेगी के अनुसार यही ह्यूमन नेचर को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कीज में से एक है। जब आप किसी व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वो आपके लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, तो आपके बीच कनेक्शन बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। सच्ची अप्रिशिएशन और चापलूसी एक जैसी नहीं है। चापलूसी का उद्देश्य अक्सर सामने वाले से कुछ हासिल करना होता है, जबकि जेन्युइन अप्रिशिएशन किसी वास्तविक क्वालिटी या एफर्ट को रिकॉग्नाइज करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कुलीग किसी डिफिकल्ट टास्क को अच्छी तरह पूरा करता है, तो सिर्फ बहुत अच्छा कहकर आगे बढ़ जाने के बजाय आप बता सकते हैं कि उसकी प्रेपरेशन या पेशेंस ने रिजल्ट को बेहतर बनाया। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आपने सिर्फ रिजल्ट नहीं, उसका एफर्ट भी देखा। यही छोटी चीज रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकती है। दूसरी ओर, लगातार क्रिटिसिज्म लोगों को डिफेंसिव बना सकता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे जज किया जा रहा है, तो वो आपकी बात समझने के बजाय खुद को डिफेंड करने लगता है। इसलिए किसी को सुधारने से पहले यह सोचना उपयोगी है कि आप उसे वास्तव में हेल्प करना चाहते हैं या सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं।
कार्नेगी का अप्रोच ये नहीं कहता कि गलत बिहेवियर को इग्नोर कर दें, बल्कि ये सिखाता है कि करेक्शन भी रिस्पेक्ट के साथ किया जा सकता है। एक और पावरफुल हैबिट है लोगों की बात जेन्युइनली सुनना। बातचीत में हम अक्सर सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार इसलिए करते हैं ताकि अपनी बात कह सकें। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला वास्तव में क्या कहना चाहता है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सुना जा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो सकता है और ट्रस्ट बढ़ सकता है। यही कारण है कि अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं होते। वे सामने वाले को बोलने की जगह देते हैं और उसकी बात में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं। आप किसी व्यक्ति की इंटरेस्ट्स, एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल इंटेरोगेशन जैसे नहीं होने चाहिए। क्यूरियोसिटी जेन्युइन होनी चाहिए। धीरे धीरे आप समझेंगे कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पहला स्टेप अपनी इंपॉर्टेंस साबित करना नहीं, बल्कि सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना है। जब आप ये हैबिट डेवलप करते हैं, तो आपकी बातचीत कम सेल्फ सेंटर्ड और ज्यादा मीनिंगफुल हो सकती है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर लोगों को इंपॉर्टेंस महसूस कराना इतना पावरफुल है, तो फिर क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स और बार बार गलतियां गिनाना हमारे रिलेशनशिप्स को इतना नुकसान क्यों पहुंचाता है? यही हमें अगले प्रिंसिपल तक ले जाता है। चैप्टर 2, आलोचना से पहले समझना सीखो। जब कोई व्यक्ति हमारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करता, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर क्रिटिसिज्म होती है। हम तुरंत कह देते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हमेशा गलती करते हो, या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। हमें लगता है कि कठोर शब्द सामने वाले को अपनी गलती समझने और बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन डेल कार्नेगी बताते हैं कि इंसानों के साथ ये तरीका अक्सर उल्टा असर करता है। जब किसी व्यक्ति को सीधे अटैक या इंसल्ट महसूस होता है, तो वो अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय खुद को डिफेंड करने लगता है। वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस खोजेगा और शायद आपकी बात सुनना ही बंद कर देगा। इसका कारण सिंपल है। हर इंसान अपने एक्शंस को किसी न किसी वजह से सही मानता है। इसलिए किसी की गलती देखने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसके पर्सपेक्टिव में वह डिसीजन क्यों सही लगा होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि गलत बिहेवियर को सही मान लिया जाए। इसका अर्थ है कि करेक्शन से पहले अंडरस्टैंडिंग को जगह दी जाए। अगर आपका उद्देश्य किसी को जेन्युइनली इंप्रूव करने में मदद करना है, तो उसे शर्मिंदा करना जरूरी नहीं। आप अपनी बात इस तरह रख सकते हैं कि सामने वाले की डिग्निटी बनी रहे। उदाहरण के लिए, तुमने बहुत बड़ी गलती की कहने के बजाय यह पूछना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है कि क्या हम देख सकते हैं कि यहां क्या बेहतर किया जा सकता था। इससे कॉन्वर्सेशन ब्लेम से सल्यूशन की तरफ जा सकती है। इसी प्रिंसिपल को कंप्लेंट्स पर भी लागू किया जा सकता है। लगातार शिकायत करने से शायद आपको मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन रिलेशनशिप मजबूत नहीं होता। अगर कोई समस्या है, तो उसे कामली और स्पेसिफिकली डिस्कस करना ज्यादा इफेक्टिव है। कार्नेगी का एक और महत्वपूर्ण लेसन है कि किसी व्यक्ति की गलती बताने से पहले अपनी गलतियों को याद रखना चाहिए। जब हम खुद इम्परफेक्ट होते हुए दूसरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारे वर्ड्स नेचुरली जजमेंटल लग सकते हैं। अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। कई बार जब आप कहते हैं, मैंने भी ऐसी गलती की है, तो सामने वाला डिफेंसिव होने के बजाय खुलकर बात करने लगता है। यही एम्पैथी की शुरुआत है। लोगों को बदलने के लिए उन्हें छोटा महसूस कराना जरूरी नहीं। कई बार रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको इरिटेट करे, तुरंत रिएक्शन देने से पहले एक सवाल पूछिए। अगर मैं उसकी सिचुएशन में होता, तो क्या मैं भी शायद ऐसा ही करता? यह सवाल हर बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन आपको रिएक्शन के बजाय अंडरस्टैंडिंग चुनने में मदद कर सकता है। और जब आप क्रिटिसिज्म कम करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, तो रिलेशनशिप्स में एक और पावरफुल बदलाव संभव होता है। लोग सिर्फ आपकी बात सुनना शुरू नहीं करते, बल्कि वे आपके आसपास अपने बारे में खुलकर बात भी करने लगते हैं। लेकिन किसी को जेन्युइनली ये महसूस कैसे कराया जाए कि आप उसकी बात में सचमुच इंटरेस्टेड हैं? यही अगला लेसन है
चैप्टर 3, सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में हम अक्सर एक गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें इंटरेस्टिंग बनना है। हम अपनी अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस के बारे में ज्यादा बोलते हैं ताकि सामने वाला हमें इंप्रेसिव समझे। लेकिन डेल कार्नेगी एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आना चाहते हैं तो पहले उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेना सीखिए। इसका अर्थ है कि बातचीत का केंद्र हमेशा आप नहीं होने चाहिए। सामने वाले के काम, अनुभव, इंटरेस्ट्स और विचारों को जानने की जेन्युइन क्यूरियोसिटी रखिए। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो उसे नेचुरली कंफर्टेबल महसूस हो सकता है, क्योंकि वो उस विषय पर बात कर रहा होता है जिसे वो सबसे अच्छी तरह जानता है, खुद को। इसलिए बातचीत में थॉटफुल क्वेश्चंस पूछना पावरफुल हो सकता है। लेकिन केवल सवाल पूछना पर्याप्त नहीं है, आपको जवाब सुनना भी होगा। अक्सर हम सामने वाले की बात सुनते हुए मेंटली अपनी अगली लाइन तैयार कर रहे होते हैं। एक्टिव लिसनिंग में आप अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति की बात समझने पर लगाते हैं। उसके वर्ड्स के साथ उसकी टोन और इमोशन को भी नोटिस कीजिए। अगर कोई अपने काम की किसी उपलब्धि के बारे में उत्साह से बता रहा है तो टॉपिक बदलने के बजाय उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाइए। इससे उसे महसूस हो सकता है कि उसकी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि लोगों के नाम का महत्व बहुत ज्यादा होता है। किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए एक व्यक्तिगत पहचान है। जब आप उसका नाम याद रखते हैं और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो उसे अटेंशन और रिस्पेक्ट का संकेत मिल सकता है। ये छोटी आदत है, लेकिन रिलेशनशिप्स में इसका असर बड़ा हो सकता है। इसी तरह जेन्युइन अप्रिशिएशन भी कनेक्शन बनाने में मदद करती है। किसी की अच्छी क्वालिटी नोटिस करें तो उसे ईमानदारी से बताइए, लेकिन अप्रिशिएशन स्पेसिफिक हो तो ज्यादा मीनिंगफुल हो सकती है। आप अच्छे हैं से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। आपने उस मुश्किल सिचुएशन में जिस पेशेंस से बात संभाली, वो अच्छी क्वालिटी है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि आपकी बात सिर्फ फॉर्मल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। हालांकि यहां सावधानी जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट केवल इसलिए है क्योंकि आप सामने वाले से कोई फायदा चाहते हैं तो वो लंबे समय तक जेन्युइन नहीं लगेगा। लोगों को मैनिपुलेट करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जब आपकी क्यूरियोसिटी रियल होती है तो कॉन्वर्सेशन नेचुरली बेहतर होने लगती है। आप कम बोलकर भी ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्हें इंप्रेस करना जरूरी नहीं, उन्हें अंडरस्टूड महसूस कराना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ एक और छोटी चीज जुड़ी है जो पहली मुलाकात से ही किसी व्यक्ति की पूरी परसेप्शन बदल सकती है। आपकी मुस्कान। सवाल यह है कि इतनी सिंपल चीज लोगों पर इतना बड़ा असर कैसे डाल सकती है। चैप्टर 4, आपकी मुस्कान आपका पहला संदेश है। किसी व्यक्ति से मिलने के कुछ ही क्षणों में उसके बारे में एक इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। आपकी आवाज, चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और सबसे सिंपल चीज, आपकी मुस्कान, ये तय कर सकती है कि सामने वाला आपके साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करेगा। डेल कार्नेगी के अनुसार एक जेन्युइन स्माइल ये सिग्नल दे सकती है कि आप सामने वाले को देखकर खुश हैं और उसके साथ बातचीत करने के लिए खुले हैं। लेकिन यहां भी ऑथेंटिसिटी जरूरी है। केवल औपचारिक स्माइल देने से कोई गहरा कनेक्शन नहीं बनता। जब आपकी मुस्कान जेन्युइन होती है तो वो आपके पूरे व्यवहार में दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहना है। दुख, गंभीरता या डिसएग्रीमेंट के मोमेंट्स में आर्टिफिशियल पॉजिटिविटी उल्टा असर कर सकती है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सामान्य इंटरैक्शंस में आपका एटीट्यूड वेलकमिंग हो। सोचिए, जब आप किसी दुकान, ऑफिस या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और सामने वाला बिना इंटरेस्ट के बात करता है तो आपको कैसा महसूस होता है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर नेचुरली स्माइल करे और ध्यान से बात करे तो बातचीत थोड़ी आसान हो जाती है। यही प्रिंसिपल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। लोग अक्सर आपके शब्दों से पहले आपके एटीट्यूड को महसूस करते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन केवल ये नहीं है कि आपने क्या कहा,
ये भी है कि आपने कैसे कहा। एक फ्रेंडली टोन, आई कांटेक्ट और रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को संकेत दे सकते हैं कि आप उसकी प्रेजेंस को वैल्यू करते हैं। लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है लोगों को यह महसूस कराना कि वे आपके लिए सिर्फ एक काम या ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप किसी कोलीग से केवल तब बात करते हैं जब आपको उससे काम हो, तो रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल लग सकता है। इसके बजाय कभी कभी उसके काम के बारे में पूछना, उसकी प्रोग्रेस में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना या छोटी उपलब्धि को एक्नॉलेज करना कनेक्शन को मजबूत कर सकता है। इसी तरह फैमिली में भी केवल प्रॉब्लम्स पर बात करने के बजाय अप्रिशिएशन और वार्मथ दिखाना जरूरी है। कई रिलेशनशिप्स इसलिए कमजोर नहीं होते कि उनमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बल्कि इसलिए कि पॉजिटिव इंटरैक्शंस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसलिए छोटी काइंडनेस को इनसिग्निफिकेंट मत समझिए। एक स्माइल, एक सिंसियर थैंक यू, किसी की बात ध्यान से सुनना या उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना, ये छोटे एक्शंस लंबे समय में ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन कार्नेगी की टीचिंग्स सिर्फ फ्रेंडलीनेस तक सीमित नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें और आपके साथ कनेक्शन महसूस करें, तो एक और सरप्राइजिंगली पावरफुल चीज है जिसे हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, किसी व्यक्ति का नाम। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं, तो उसे सिर्फ एक डिटेल नहीं, बल्कि रिकॉग्निशन की तरह महसूस किया जा सकता है। और यही अगला प्रिंसिपल है जो आपकी बातचीत को सामान्य इंटरैक्शन से पर्सनल कनेक्शन में बदल सकता है। चैप्टर 5, नाम की ताकत को समझो। किसी व्यक्ति के लिए उसका अपना नाम सबसे व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण शब्दों में से एक होता है। जब कोई आपका नाम याद रखता है, तो आपको यह महसूस हो सकता है कि उसने आपको सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं समझा, बल्कि एक इंडिविजुअल के रूप में नोटिस किया। डेल कार्नेगी इसी छोटी लेकिन पावरफुल बात पर जोर देते हैं। किसी का नाम याद रखना अपने आप में कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है, लेकिन ये रिस्पेक्ट और अटेंशन दिखाने का सरल तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वो आपका नाम याद रखता है और अगली बार बातचीत में नेचुरली आपका नाम लेता है। आपको शायद लगेगा कि उसने आपको सच में नोटिस किया। इसके विपरीत, अगर कोई बार बार आपका नाम भूल जाए, तो कनेक्शन थोड़ा इम्पर्सनल महसूस हो सकता है। इसलिए जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले, तो उसके नाम को ध्यान से सुने और जरूरत हो तो बातचीत में उसे दोहराएं। इससे नाम मेमोरी में बेहतर बैठ सकता है। लेकिन नाम याद रखने का उद्देश्य सामने वाले को इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए। अगर आप हर सेंटेंस में उसका नाम अननेसेसरली इस्तेमाल करेंगे, तो ये आर्टिफिशियल लग सकता है। नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करना ज्यादा प्रभावी है। यही प्रिंसिपल आगे बढ़कर रिकॉग्निशन की ब्रॉडर आइडिया तक जाता है। लोगों को केवल उनका नाम याद रखने से नहीं, बल्कि उनकी आइडेंटिटी और इंटरेस्ट्स को रिस्पेक्ट करने से भी इंपॉर्टेंस महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हॉबी या स्किल के बारे में पैशनेट है, तो उसे याद रखना और बाद में उसके बारे में पूछना ये दिखाता है कि आपने पिछली बातचीत को सीरियसली सुना था। इससे ट्रस्ट धीरे धीरे बन सकता है। लेकिन रिलेशनशिप केवल पॉजिटिव मोमेंट से नहीं बनते। कभी कभी डिसएग्रीमेंट अनअवॉइडेबल होता है। किसी व्यक्ति का नाम याद रखना और उसे इंपॉर्टेंस देना आसान है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली टेस्ट तब आता है जब सामने वाला आपकी बात से डिसएग्री करे या आप उसकी बात से डिसएग्री करें। ऐसे मोमेंट्स में हमारा ईगो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी बात साबित नहीं की, तो हम हार गए। लेकिन कार्नेगी की फिलॉसफी यहां एक महत्वपूर्ण बदलाव सुझाती है। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है। कई बार आप फैक्ट्स में सही होते हुए भी रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर आपकी अप्रोच सामने वाले को अपमानित कर दे। इसलिए डिसएग्रीमेंट को कंपटीशन की तरह देखने के बजाय अंडरस्टैंडिंग की तरह देखना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सामने वाले को गलत साबित करने की जरूरत नहीं। और अगर आप किसी व्यक्ति को जेन्युइनली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि बातचीत एक बैटल थी जिसमें किसी एक को हारना जरूरी था। लेकिन सवाल यह है, जब आपको पूरा विश्वास हो कि आप सही हैं,
तब भी आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश छोड़कर बातचीत को प्रोडक्टिव कैसे रखा जाए, यही अगला प्रिंसिपल है। चैप्टर 6, सही होने से ज्यादा जरूरी है समझना। कई बार बातचीत में हमारा लक्ष्य समस्या हल करना नहीं, बल्कि ये साबित करना होता है कि हम सही हैं। सामने वाला कुछ कहता है और हमारे अंदर तुरंत जवाब तैयार हो जाता है। हम उसकी बात पूरी होने से पहले ही काउंटर आर्ग्यूमेंट सोचने लगते हैं। लेकिन डेल कार्नेगी के अनुसार किसी आर्ग्यूमेंट में सामने वाले को हराना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप फैक्ट्स में सही होकर भी रिलेशनशिप में हार सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को पब्लिकली गलत साबित किया जाता है, तो वो अक्सर अपनी पोजीशन छोड़ने के बजाय उसे और मजबूती से डिफेंड करने लगता है। इसका कारण ईगो है। कोई भी व्यक्ति आसानी से ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो मूर्ख, इग्नोरेंट या इनकॉम्पिटेंट है। इसलिए अगर आपका उद्देश्य वास्तव में इन्फ्लुएंस करना है, तो दूसरे व्यक्ति की डिग्निटी को बचाते हुए अपनी बात रखना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत बात से सहमत हो जाना चाहिए। आप डिसएग्रीमेंट रख सकते हैं, लेकिन टोन और अप्रोच महत्वपूर्ण है। बातचीत की शुरुआत "तुम गलत हो" से करने के बजाय आप कह सकते हैं, "मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं"। इससे सामने वाले को अटैक महसूस होने की संभावना कम हो सकती है। इसी तरह अगर आपको पता चले कि आप गलत थे, तो उसे स्वीकार करने में देर मत कीजिए। एक सिंपल "आप सही हैं, मैंने इसे गलत समझा" कई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को खत्म कर सकता है। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं है, कई बार ये कॉन्फिडेंस का संकेत होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ को हर आर्ग्यूमेंट जीतने पर डिपेंड नहीं करता, उसे अपनी गलती स्वीकार करने से डर कम लगता है। एक और यूजफुल हैबिट है दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को पहले समझना। पूछिए कि वो ऐसा क्यों सोचता है। हो सकता है उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपके पास नहीं है। हो सकता है उसका एक्सपीरियंस अलग रहा हो। जब आप उसके रीजनिंग को समझते हैं, तो डिसएग्रीमेंट भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बनने से बच सकता है। और अगर आप उसकी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, तब भी आप उसके पर्सपेक्टिव का सम्मान कर सकते हैं। यही डिफरेंस है डिसएग्रीमेंट और डिसरिस्पेक्ट के बीच। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने का मतलब ये भी नहीं कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भाग जाए। अगर कोई सीरियस इशू है, तो उसे डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन डिस्कशन का उद्देश्य व्यक्ति को हराना नहीं, समस्या को समझना होना चाहिए। इस अप्रोच से बातचीत "मैं बनाम तुम" से बदलकर "हम दोनों मिलकर समस्या समझें" बन सकती है। यही इन्फ्लुएंस का डीपर फॉर्म है। आप सामने वाले को फोर्स नहीं करते, आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां वो आपकी बात पर विचार करने के लिए तैयार हो। लेकिन केवल आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना ही काफी नहीं है। कभी कभी आपको सामने वाले को किसी आइडिया, डिसीजन या एक्शन के लिए तैयार करना होता है। तब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आप अपनी बात इस तरह कैसे रखें कि सामने वाला उसे अपनी जरूरत से जुड़ा हुआ महसूस करे। चैप्टर 7, अपनी बात नहीं, सामने वाले की जरूरत समझो। हम अक्सर किसी को कन्विंस करते समय अपनी जरूरत से शुरुआत करते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है, इसलिए हम बताते हैं कि हमारे लिए वो क्यों अच्छा है। लेकिन सामने वाला स्वाभाविक रूप से यही सोचता है, "इसमें मेरे लिए क्या है"। डेल कार्नेगी के अनुसार किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने का बेहतर तरीका है उसकी इच्छाओं और जरूरतों को समझना। इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, इसका मतलब है अपनी बात को उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कोलीग से कोई टास्क जल्दी पूरा करवाना चाहते हैं, तो केवल ये कहना कि "मुझे ये आज चाहिए" शायद पर्याप्त मोटिवेशन न दे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उस टास्क को पूरा करने से उसके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बेहतर होगी या उसे किसी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी में मदद मिलेगी, तो कॉन्वर्सेशन ज्यादा मीनिंगफुल हो सकती है। यही प्रिंसिपल लीडरशिप, सेल्स, बिजनेस और एवरीडे रिलेशनशिप्स में लागू होता है। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि आपकी बात केवल आपकी कन्वीनियंस के लिए नहीं है। इसके लिए पहले सुनना जरूरी है। सामने वाला क्या चाहता है, उसकी सबसे बड़ी कंसर्न क्या है, वो किस आउटकम को वैल्यूएबल मानता है। जब आपको इन सवालों के जवाब पता होते हैं, तो कम्युनिकेशन ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। लेकिन यहां ऑनेस्टी जरूरी है।
किसी की जरूरत को केवल उसका फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करना जेन्युइन इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर आपका प्रस्ताव सामने वाले के लिए वास्तव में कोई वैल्यू नहीं रखता, तो सिर्फ क्लेवर वर्ड से लॉन्ग टर्म ट्रस्ट नहीं बन सकता। इसलिए इन्फ्लुएंस का बेहतर प्रिंसिपल है, ऐसा रास्ता खोजिए जिसमें आपकी जरूरत और सामने वाले की जरूरत दोनों मिल सके। इसी तरह इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय क्वेश्चंस पूछना भी कई सिचुएशंस में हेल्पफुल हो सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद किसी सॉल्यूशन तक पहुंचता है, तो वो उसे ज्यादा ऑनरशिप के साथ स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए, तुम्हें ये ऐसे ही करना होगा कहने के बजाय, तुम्हारे हिसाब से इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है, पूछना सामने वाले को सोचने की जगह देता है। यह अप्रोच खासकर टीम वर्क और लीडरशिप में यूजफुल हो सकती है। इसी तरह किसी व्यक्ति के अच्छे आइडिया को एक्नॉलेज करके उसमें सुधार सुझाना सीधे उसे डिसमिस करने से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। इन्फ्लुएंस का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला आपकी हर बात मान ले। इसका अर्थ है कि वो आपकी बात को बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस के कंसिडर करने के लिए तैयार हो। और ये तभी संभव है जब उसे महसूस हो कि आप उसकी जरूरतों और पर्सपेक्टिव को भी महत्व देते हैं। लेकिन रिलेशनशिप्स में इन्फ्लुएंस केवल आइडियाज मनवाने से नहीं बनता। असली टेस्ट तब आता है जब सामने वाला गलती करता है। क्या आप उसकी गलती को उसकी डिग्निटी बचाते हुए सुधार सकते हैं ताकि वो अगली बार बेहतर करे, या आपकी क्रिटिसिज्म उसे और डिफेंसिव बना देगी? यही अगला लेसन है, चैप्टर 8, लोगों को छोटा नहीं, बेहतर बनाओ। किसी व्यक्ति की गलती देखकर उसे तुरंत शर्मिंदा करना आसान है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ गलती बताना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को बेहतर बनाना है, तो आपका तरीका बहुत मायने रखता है। डेल कार्नेगी की फिलॉसफी के अनुसार, लोगों को मोटिवेट करने का एक पावरफुल तरीका है उनकी अच्छी क्वालिटीज को पहचानना और उन्हें सुधार की दिशा दिखाना, बिना उनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाए। जब किसी व्यक्ति को लगातार ये सुनने को मिलता है कि वो इनकेपेबल है, तो वो सुधारने के बजाय खुद को उसी आइडेंटिटी में देखने लग सकता है। इसके विपरीत, जब आप उसकी जेन्युइन स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं, तो वो अपनी क्षमता के बेहतर इस्तेमाल के लिए मोटिवेटेड हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर गलती पर झूठी तारीफ करें। अप्रिशिएशन तभी प्रभावी होती है जब वो वास्तविक हो। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में अच्छा है, तो उसे स्पेसिफिक तरीके से एक्नॉलेज कीजिए। फिर जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां सीधे इंसल्ट करने के बजाय गाइडेंस दीजिए। उदाहरण के लिए, तुम्हें प्रेजेंटेशन देना नहीं आता कहने से कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, तुम्हारी प्रेपरेशन अच्छी है। अगर तुम शुरुआत थोड़ी और क्लियरली करो, तो प्रेजेंटेशन और स्ट्रांग हो सकती है। संदेश वही है, लेकिन इम्पैक्ट अलग है। इसी प्रिंसिपल को लीडरशिप में भी अप्लाई किया जा सकता है। एक अच्छा लीडर केवल मिस्टेक्स नहीं गिनाता, वो लोगों को ये दिखाता है कि वे क्या बेहतर कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल देखा जा रहा है, तो वो उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इसी तरह दूसरों की छोटी इंप्रूवमेंट्स को भी नोटिस करना महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति पहले से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है और आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, तो पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स हो सकता है। लेकिन यहां भी बैलेंस जरूरी है। हर छोटी चीज पर एक्सेसिव प्रेस आर्टिफिशियल लग सकती है। जेन्युइन रिकॉग्निशन वही है जो वास्तविक ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो। इसके अलावा अपनी गलती स्वीकार करना भी लीडरशिप का हिस्सा है। अगर आप दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद अपनी मिस्टेक्स नहीं मानते, तो ट्रस्ट कमजोर हो सकता है। जब लीडर कह सकता है, ये मेरी गलती थी, तो टीम के लिए भी मिस्टेक्स को रिस्पॉन्सिबली डिस्कस करना आसान हो सकता है। लोगों को बदलने की कोशिश करते समय पेशेंस भी जरूरी है। कोई व्यक्ति एक कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इन्फ्लुएंस अक्सर छोटे इंटरैक्शंस और कंसिस्टेंट बिहेवियर से बनता है। आप किसी को फोर्स करके लॉन्ग टर्म चेंज नहीं करा सकते, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट जरूर बना सकते हैं जहां चेंज की संभावना बढ़े। और यही इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल लर्निंग है। लोगों को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें समझिए, उनकी स्ट्रेंथ्स देखिए और उन्हें बेहतर बनने के लिए एनकरेज कीजिए।
लेकिन इन सभी प्रिंसिपल्स को एक साथ इस्तेमाल करने के बाद भी एक सवाल बाकी है। क्या आप इन्हें सिर्फ दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या इन्हें अपनी पूरी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स का हिस्सा बना पाएंगे? यही हमारी अंतिम सीख है। चैप्टर 9, इन्फ्लुएंस को आदत बनाओ। अब तक हमने जाना कि लोगों को समझना, उनकी बात सुनना, जेन्युइन अप्रिशिएशन देना, क्रिटिसिज्म से बचना, आर्ग्यूमेंट्स को इंटेलिजेंटली हैंडल करना और उनकी जरूरतों को समझना रिलेशनशिप्स को मजबूत बना सकता है। लेकिन इन प्रिंसिपल्स की असली ताकत तभी सामने आती है जब वे सिर्फ टेक्निक्स न रहकर आपके डेली बिहेवियर का हिस्सा बन जाए। डेल कार्नेगी की किताब का उद्देश्य आपको लोगों को मैनिपुलेट करने की ट्रिक्स देना नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी सोच बदलना है, ताकि आप लोगों को केवल अपने फायदे के नजरिए से देखना बंद करें। जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में प्रवेश करें, तो पहले यह सोचने की आदत डालिए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। क्या वो सुना जाना चाहता है? क्या उसे रिकॉग्निशन चाहिए? क्या वह किसी प्रॉब्लम से परेशान है? क्या उसे आपकी सलाह चाहिए, या सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी बात ध्यान से सुन सके? यह छोटा बदलाव आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अलग बना सकता है। इसी तरह अप्रिशिएशन को डेली हैबिट बनाइए। किसी की मेहनत दिखाई दे तो उसे एक्नॉलेज कीजिए। किसी ने आपकी मदद की है तो जेन्युइन थैंक्स दीजिए। किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे नोटिस कीजिए। ये छोटी चीजें रिलेशनशिप्स में गुडविल जमा करती है, लेकिन साथ ही बाउंड्रीज और ऑनेस्टी को भी बनाए रखें। लोगों को खुश करने के लिए हर बात से सहमत होना कार्नेगी की टीचिंग नहीं है। आप रिस्पेक्टफुल तरीके से डिसएग्री कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं। आप किसी बिहेवियर को स्वीकार न करने की बात भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी बात सामने वाले को अननेसेसरली अपमानित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में व्यक्ति और समस्या को अलग रखना सीखिए। किसी के बिहेवियर की आलोचना करनी हो तो उसके कैरेक्टर पर हमला न करें। तुम केयरलेस हो कहने के बजाय इस काम में ये डिटेल मिस हुई है कहना ज्यादा स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव है। इसी तरह जब आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात माने, तो केवल अपनी जरूरत मत बताइए। ये भी समझिए कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों साइड्स के इंटरेस्ट्स को समझकर सॉल्यूशन निकाला जाए, तो रेजिस्टेंस कम हो सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण हैबिट है सुनना। अगली बार किसी कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली कोशिश कीजिए कि सामने वाले को इंटरप्ट ना करें। उसके आंसर को जेन्युइनली समझें। फॉलो अप क्वेश्चन पूछें। अपनी कहानी तुरंत बीच में न डालें। आपको शायद पता चले कि लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उन्हें बोलने की जगह दी। अंततः इन्फ्लुएंस किसी एक कॉन्वर्सेशन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह ट्रस्ट का परिणाम है, और ट्रस्ट कंसिस्टेंट बिहेवियर से बनता है। अगर आप एक दिन बहुत पोलाइट और अगले दिन डिसरिस्पेक्टफुल हैं, तो कोई टेक्निक आपको रिलायबल नहीं बना सकती। इसलिए कार्नेगी की टीचिंग्स का असली उद्देश्य पर्सनैलिटी का मास्क पहनना नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर को जेन्युइनली बदलना है। जब आप दूसरों को महत्व देना शुरू करते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव्स समझते हैं और अपनी कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट रखते हैं, तो इन्फ्लुएंस नेचुरली डेवलप हो सकता है। और यही हमें इस पूरी किताब के अंतिम सवाल तक ले जाता है। अगर लोगों को जीतने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है, तो क्या आप आज से अपनी बातचीत का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं? कंक्लूजन, लोगों के दिल जीतने की कला, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का सबसे बड़ा लेसन शायद यह है कि लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि सामने वाला भी आपकी तरह महत्व, सम्मान, अप्रिशिएशन और समझे जाने की इच्छा रखता है। जब आप इस बेसिक ह्यूमन नीड को समझते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन बदलने लगती है। आप हर बातचीत में खुद को साबित करने के बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। आप क्रिटिसिज्म देने से पहले सोचते हैं कि आपके शब्द समस्या को हल करेंगे या केवल व्यक्ति को डिफेंसिव बनाएंगे। आप जेन्युइन अप्रिशिएशन देना सीखते हैं, क्योंकि आपको समझ आता है कि छोटी सी सिंसियर रिकॉग्निशन भी किसी के कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पर बड़ा असर डाल सकती है।
आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके नाम तथा उनकी महत्वपूर्ण बातों को याद रखते हैं। आप ये भी समझते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी रिलेशनशिप को बचाना अपनी बात साबित करने से ज्यादा वैल्यूबल होता है। अगर आप गलत हैं तो उसे स्वीकार करना सीखते हैं। अगर सामने वाला गलत है तो उसे अपमानित किए बिना अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। यही डिफरेंस है इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन के बीच। डोमिनेशन में आप चाहते हैं कि दूसरा आपकी बात माने। इन्फ्लुएंस में आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां दूसरा आपकी बात को विलिंगली कंसिडर कर सके। इसी तरह जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो केवल अपनी जरूरतों के बारे में मत सोचिए। सामने वाले की प्रायोरिटीज और कॉन्सर्न्स को समझिए। खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे इसमें क्या वैल्यू दिखाई देती। ये एक सवाल आपकी कम्युनिकेशन को ज्यादा रेलेवेंट बना सकता है। लीडरशिप में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। लोगों की वीकनेसेस को बार बार हाईलाइट करने के बजाय उनकी स्ट्रेंथ्स पहचानिए और उन्हें बेहतर बनने के लिए एनकरेज कीजिए। किसी की गलती को उसके कैरेक्टर का लेबल मत बनाइए। व्यक्ति को यह महसूस होने दे कि वह अपनी मिस्टेक से सीख सकता है और बेहतर कर सकता है। लेकिन इन सभी प्रिंसिपल्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ऑथेंटिसिटी है। अगर आप केवल फायदा उठाने के लिए अप्रिशिएशन देते हैं, केवल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं या लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उनकी नीड्स समझते हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस किताब की असली पावर टेक्निक्स में नहीं, बल्कि एटीट्यूड में है। जब आप लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स नेचुरली बदलने लगते हैं। अब इस किताब की सीख को अपने डेली लाइफ में लाने के लिए आपको कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। अगली बातचीत में बस एक चीज बदल कर देखिए, कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। अगली बार किसी के अच्छे काम को नोटिस करें और जेन्युइनली अप्रिशिएट करें। किसी आर्ग्यूमेंट में तुरंत तुम गलत हो कहने से पहले उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें। किसी नए व्यक्ति का नाम याद रखें। किसी की गलती पर अटैक करने के बजाय सल्यूशन पर बात करें। ये छोटे एक्शंस हैं, लेकिन लगातार किए जाए तो आपकी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स दोनों बदल सकते हैं। आखिरकार, लोगों को जीतना किसी कंपटीशन को जीतना नहीं है। ये ऐसा कनेक्शन बनाना है जहां सामने वाला आपके साथ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कंफर्ट महसूस करे। आप हर व्यक्ति को पसंद नहीं आ सकते, हर आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते और हर रिलेशनशिप को बचा नहीं सकते। लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो पहले उनकी बात सुनिए। अगर चाहते हैं कि लोग आपको समझें, तो पहले उन्हें समझिए। अगर चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें, तो पहले उन्हें महत्व देना शुरू कीजिए। यही डेल कार्नेगी की सबसे टाइमलेस सीख है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने व्यवहार को बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से पेश आना सीखते हैं, तो केवल उनके साथ आपके रिश्ते नहीं बदलते, आपकी पूरी दुनिया को देखने का तरीका बदलने लगता है।